Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic that is related to the VBT means valence bond theory के बारे में हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में। और अब हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे कंटिन्यूशन में लेंगे और इस टॉपिक का अगला हमारा सब टॉपिक है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या चीज स्टडी करनी है, किस बारे में पढ़ना है बच्चे? जब दो, आपको पता है जब दो एटम ओवरलैपिंग करते हैं, दो एटम के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तभी उनके बीच में एक परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। अब वो ओवरलैपिंग किस किस टाइप की हो सकती है? वो ओवरलैपिंग पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, वो ओवरलैपिंग नेगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है, वो ओवरलैपिंग जीरो ओवरलैपिंग हो सकती है। और जब कोई दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव ओवरलैपिंग को शो करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहते किसको है। तो देखिए बेटा, सपोज मेरे पास, और आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने पी ऑर्बिटल के अंदर आपको 3 ऑर्बिटल बता रखे हैं। फर्स्ट वन इज पी ऑर्बिटल के अंदर मैंने आपको बता रखा है px, py एंड pz, और तीनों की मैंने शेप आपको एक्सप्लेन कर रखी है, px की भी, py की भी और pz की भी। और जब pz और pz कल भी हमने डिस्कस किया था, जब ये ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और ईच ऑर्बिटल हैव टू साइन इन वन लोब पॉजिटिव एंड इन अनदर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हर ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑर्बिटल हैव सम इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन when move in a wave form, then due to its thrust and rough nature, the positive and negative both charges are present in the ऑर्बिटल। सो पॉजिटिव और पॉजिटिव जब ओवरलैप करते हैं दो ऑर्बिटल के, ये मैंने पीजेड ऑर्बिटल डिजाइन किया हुआ है, जब दो ऑर्बिटल के पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं तो उसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोली जाती है। और कल मैंने आपको ये बात बताई कि जो पीजेड होता है, पी ऑर्बिटल में px, py और pz प्रेजेंट होते हैं, और जो pz होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करता है। यही मैंने इसके अपोजिट दिखा रखा है नेगेटिव ओवरलैपिंग। और नेगेटिव ओवरलैपिंग में क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है बेटा? एक का पॉजिटिव, एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव और दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल का नेगेटिव लोग ओवरलैप कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो बॉन्डिंग होगी वो परफेक्ट नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कब होती है? जब सेम चार्ज के लोग आपस में क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड लोब, सेम चार्ज के लोग आपस में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो पीजेड कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। सेम एक एग्जांपल और लिया हुआ है, एक पीजेड का ऑर्बिटल लिया हुआ है हमने और दूसरा एस ऑर्बिटल लिया हुआ है, इसको sp ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। और इनके बीच में भी जो बॉन्डिंग बनती है वो हमेशा सिग्मा बॉन्डिंग ही फॉर्म होती है। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, दूसरी साइड में हमने क्या किया हुआ है, सेम अगर मैं इसी केस में एक एग्जांपल और ले लूं बेटा, क्या है यहां पर मैं ले लूं, सपोज मेरे पास है पीजेड, उसका नेगेटिव लोब और एस के अंदर पॉजिटिव ही होता है, तो ये क्या हो गए, अपोजिट साइन, तो ये ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाइए, px और px का एग्जांपल लिया हुआ है। यस, एक का px और दूसरे का px, एक एटम का px दूसरे एटम का px, आपको पता है रिप्रेजेंट करने का तरीका किस तरीके का होता है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाते हम पीजेड की तरह, ये इस तरह से वर्टिकल रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव में एक परफेक्ट ओवरलैपिंग होती है। और यही मैं अगर रिप्रेजेंट करूं एक px का पॉजिटिव और दूसरे px का नेगेटिव, तो ये ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड दो एटम्स के बीच में फॉर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और एक बात और हमने ये देखा, पीजेड और पीजेड आपस में सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। Sigma bond is called strong bond because this bond is formed by the head to head overlapping, or we can say that this overlapping is called internuclear axis overlapping होती है। और अगर मैं बात करूं x और px के बीच में, इस ओवरलैपिंग को हम साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। ये ओवरलैपिंग काफी वीक ओवरलैपिंग होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, बट ऐसा नहीं है कि ओवरलैप नहीं हो पाते, पाई बॉन्ड बनता है। और पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में कुछ हद तक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है,
नाउ वी विल डिस्कस। तो हमने अभी देखा पॉजिटिव ओवरलैपिंग किस किस के बीच में देख ली हमने, पीजेड और पीजेड के बीच में, और नेगेटिव ओवरलैपिंग जब बॉन्ड नहीं फॉर्म, परफेक्ट बॉन्ड नहीं फॉर्म होता, ये नेगेटिव ओवरलैपिंग्स होती हैं। ये पीजेड और पीजेड के बीच में ही रिप्रेजेंट करी है। फिर ये पीजेड और एस के बीच में पॉजिटिव ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड होगा, जहां पर पीजेड होगा और एस होगा वहां पर सिग्मा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पीएक्स और पीएक्स के बीच में कैसे हो रही है, पाई ओवरलैपिंग हो रही है और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सेम इसी तरीके से हम एग्जांपल ले लेते हैं पी वाई और पी वाई के लिए। तो पी वाई और पी वाई के लिए एग्जांपल हमारा कुछ इस तरीके का आएगा, क्योंकि हमें पता है ये लोब हमारी थोड़ी सी पी जेड वाली, क्योंकि हमारी 3 एक्सिस हैं एक्स वाई और जेड, तो ये हमारी इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है लोब। इसमें भी पाई बॉन्ड होगा, तो हमारे पास पी वाई और पी वाई में भी पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और यहीं पे अगर मैं जो इनके चार्जेस हैं, इनकी अपोजिट चार्जेस ले लूं ओवरलैप करवाने के लिए, तो बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा और इसमें हमारे पास परफेक्ट ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। ये हमारी नेगेटिव ओवरलैपिंग का एग्जांपल है इन केस ऑफ पी वाई एंड पी वाई। फाइन, तो आपको इतना पता होना चाहिए। और यहीं पे बेटा अगर मैं बात करूं, इतना बात करने के बाद जीरो ओवरलैपिंग की, तो अभी आपको पता लगा पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है सेम चार्ज में और नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है अपोजिट चार्ज में, और बॉन्ड फॉर्म नहीं होता नेगेटिव ओवरलैपिंग में। अगर यहीं पे मैं बात करूं, एक मैं ले लूं पीएक्स और एक मैं ले लूं एस, यहां इस ओवरलैपिंग को जीरो ओवरलैपिंग बोलेंगे। जीरो ओवरलैप का एग्जांपल है क्योंकि पीएक्स और एस कभी भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते हैं और कोई बॉन्ड नहीं बनता। सेम इसी तरह से एक का मैं क्या ले लूं, एक एटम का ले लूं, एक एटम का ले लूं मैं पी एक्स, आपको इस तरीके से दिखाना है पी एक्स, और एक एटम का ले लूं मैं पी वाई। यहां पर भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, चाहे वो आप नेगेटिव लोगे तो बॉन्ड होता ही नहीं है फॉर्म अपोजिट चार्ज में तो। और इवन अगर मैं एक पी एक्स ले लूं और एक पी वाई ले लूं, इनके बीच में भी बॉन्ड, बेशक ये हमारे चार्जेस सेम हो बट बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ जीरो ओवरलैप। तो ये भी जीरो ओवरलैप का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक था डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम्स यूज होते हैं और एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। तो उनके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, और ऑर्बिटल जब इन्वॉल्व होते हैं ओवरलैपिंग में बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली प्रेजेंट है। तो ईच ऑर्बिटल हैव सम चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव, सो सेम चार्ज must be in a perfect way. Overlapping will takes place in a same charge and the bond will form. In some cases sigma bond will form and in some cases pi bond will form, and pi bond is weaker than sigma bond. Sigma bond is formed by internuclear axis, so it is a strong bond as compared to sidewise overlapping. This sidewise overlapping present in a px and py. ठीक है, तो यहां तक पता लगा आपको। Now we will discuss about the topic. इससे अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी वीबीटी थ्योरी का। तो हमारी ये वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी तक कंटिन्यूशन में है। कल हमने इसके बेसिक अजम्पशंस रीड करे थे सबसे पहले, ठीक है। तो बेसिक अजम्पशंस रीड करने के बाद हमने वीबीटी के बारे में देखा कि वीबीटी के अंदर 2 टाइप के फोर्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ड्यू टू दिस रीजन सम एटम्स आर कंबाइन एंड सम एटम्स डू नॉट कंबाइन। तो जो एटम कंबाइन करते हैं उसके लिए हमने H2 का एग्जाम्पल लिया था, और कुछ एटम जो कंबाइन नहीं करते जैसे हीलियम, तो उसका एग्जाम्पल लिया था। उसका रीजन था ड्यू टू सम फोर्स। तो फोर्सेस के कारण, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, वहां पर बॉन्ड 2 एटम मिलकर बॉन्ड बना रहे थे और मॉलिक्यूल बन रहा था जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, लाइक एग्जांपल हीलियम, वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं थी 2 एटम के बीच में। सो He2 फॉर्म नहीं हो पा रही थी। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक था वो था ओवरलैपिंग बिटवीन द 2 ऑर्बिटल्स ऑफ द डिफरेंट atoms. And now we will start our topic with the VBT theory, hybridization. Now our topic is related to the hybridization. तो बच्चा क्या होती है ये hybridization? तो सुनिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हम एग्जांपल लेंगे कार्बन का। तो अभी आप देखिए, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2। और अगर मैं इसके ऑर्बिटल ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे इसके ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो कार्बन है, ये जो इसके मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ करे हैं, यहाँ पे कार्बन ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। और जब कार्बन को एनर्जी दी जाती है और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, जब उसके इलेक्ट्रॉन
मैंने ये सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बनाया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2s और 2p के, और उसी के ऑर्बिटल मैंने डिजाइन करे हैं। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है अपर स्पिन, लोअर स्पिन। 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है अकॉर्डिंग टू हंस रूल हम सब इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल फिल करते हैं। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्साइटेड स्टेट के फॉर्म में लिखूंगी तो कुछ इस तरीके से नजर आएगी ये एक्साइटेड स्टेट। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 2s में है और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में है। हमें पता है कि 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इनकी एनर्जी के बीच में, ठीक है। और जब ये अपना इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है तो ये लगभग सेम एनर्जी लेवल के बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ग्राउंड स्टेट थी, कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, और उसके बाद मैंने लिखी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा करने से उनके ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चा? हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करता है इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल। यहाँ पर 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा थी, बट अगर मैं यहीं पे बात कर लेती 3s और 3p ऑर्बिटल की तो उसकी एनर्जी 2 ऑर्बिटल से और भी बहुत ज्यादा होती। बट ये जो सेकेंड शेल के ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता आपस में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो दे बिकम सेम एनर्जी लेवल। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? अब क्या होगा, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास? 4 हो गए। अगर मुझे यहीं पे मीथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करनी होगी तो वो आराम से पॉसिबल है, आसानी से पॉसिबल है, क्योंकि 4 मोनोवेलेंट एटम अटैच हैं कार्बन के साथ, और मोनोवेलेंट एटम को अटैच होने के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, और अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ये सारे के सारे मोनोवेलेंट एटम कार्बन के साथ आसानी से अटैच हो सकते हैं, बिल्कुल। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं और उसके साथ मोनोवेलेंट एटम आकर अटैच हो जाते हैं तो पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, एक नई ज्योमेट्री की फॉर्मेशन होती है। What do you mean by the hybridization? Hybridization means intermixing of the different energy orbital, and after the intermixing they become of same energy orbitals, and after this a new set of same energy orbital we will get. This complete process is called hybridization. इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल से जब उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ तो हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई हो गया, और सिंगल इलेक्ट्रॉन मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तभी किसी अदर एटम के साथ बॉन्डिंग पॉसिबल हो पाती है और मॉलिक्यूल और नई ज्योमेट्री बन पाती है। तो इन ऑर्बिटल्स ने क्या किया, आपस में अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स किया। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द 2 डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल, एंड ड्यू टू दिस गेटिंग द सेम सेट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के अंदर हम सेम सेट ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल गेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिलेटेड टू दिस प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स गेट हाइब्रिडाइज्ड। जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स कर रहे हैं, उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होंगे फर्दर किसी अदर एटम के साथ बॉन्डिंग शो कर पाएंगे। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैज सेम एनर्जी। सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नॉर्मल जो एटम्स थे उनके जो ऑर्बिटल्स थे इन्हें एटॉमिक ऑर्बिटल बोल रहे थे, और जब वो हाइब्रिडाइज्ड हुए उन्होंने अपनी एनर्जी को इक्विवेलेंट किया। दीज आर मोर इफेक्टिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्डिंग विद द अदर एटम्स। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इंडिकेट द ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के पास कुछ ना कुछ, हर जो भी ऑर्बिटल होगा, एस होगा, पी होगी, उनकी कोई ना कोई स्पेस में अरेंजमेंट होगी, उनकी कोई ना कोई एक हम शेप बनाएंगे, उस शेप पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की न्यू ज्योमेट्री को फॉर्म करेंगे। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी आपको पता लगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। इसके लिए हमने एक बेस्ट एग्जांपल लिया कार्बन का। कार्बन के लास्ट वैलेंस शेल को देखा 2s और 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट थी कार्बन की लास्ट वैलेंस शेल की। जब कार्बन एक्साइटेड स्टेट में गया तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 2s 2p 2s px py और pz था, तो एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जंप किया
चार जो ऑर्बिटल थे वो लगभग सेम एनर्जी लेवल के तैयार हो गए। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल एंड आफ्टर द इंटरमिक्सिंग वी गेट द न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को हम सिंपली किस फॉर्म में कैटेगराइज करेंगे। जो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे, इसको हम अभी 3 टाइप्स में ही रीड करेंगे। एक तो sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 3 तरीके से हम इस हाइब्रिडाइजेशन को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। और हाइब्रिडाइजेशन शो करने के पीछे कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि कौन से ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, जो अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में निकल के जा सकते हैं। वही हमारे कुछ ही एटम्स होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन को शो कर पाते हैं। तो sp, sp2 और sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। तो सबसे पहले बात होगी आज sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन में एक एग्जांपल लेंगे आज हम BeF2 का। तो इसके लिए मुझे आपको समझाना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, इसका 2p ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट होता है, बिल्कुल खाली होता है। तो इसका लास्ट शेल, क्योंकि मैंने आपको बताया जो हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी कंडीशन है हाइब्रिडाइजेशन लास्ट ऑर्बिटल के साथ, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ, वैलेंस शेल के साथ ही पॉसिबल है। और जो भी वैलेंस शेल है ड्यूरिंग द हाइब्रिडाइजेशन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्साइट होने चाहिए। ये बेरिलियम की ग्राउंड स्टेट मैंने बनाई है वैलेंस शेल की हेल्प से। इसका कोई मतलब नहीं है वैलेंस का, ये इनर इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई मतलब नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, और ये कंडीशन है इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्साइट होने चाहिए उनको जब हम एनर्जी दें। ये ग्राउंड, अभी तक मैंने ये ग्राउंड स्टेट दिखाई थी बेरिलियम की। अगर मैं बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट दिखाऊंगी, एक्साइटेड स्टेट में क्या करता है 2s का जो ऑर्बिटल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को हायर स्टेट में भेज देता है, जिससे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। ये जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इन्हीं की वजह से फ्लोरीन इनके साथ अटैच हो पाएगा और नई बॉन्डिंग बन पाएगी, नई ज्योमेट्री बन पाएगी। बट इससे पहले हमने क्या देखा, जो बेरिलियम है उसका एक तो s और एक p यूज हो रहा है। और आफ्टर द जब ये जो इलेक्ट्रॉन है 2s का जब यहाँ एक्साइट होगा और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन f फ्लोरीन के साथ आसानी से क्या कर पाएंगे, ओवरलैपिंग कर पाएंगे। बट उससे पहले मुझे बतानी होगी s की शेप क्या होती है। s की शेप स्फेरिकल होती है, हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने सीखा हुआ है px, ये हमारा है py और ये है pz। बहुत अच्छे से ये चीजें सीखी हुई हैं हमने। xyz डायरेक्शन होती है, आपको पता है हर ऑर्बिटल के अराउंड। ऐसे ही p है, ये p मैंने बनाया है pz का। और आपको पता है कौन ओवरलैपिंग शो करते हैं, परफेक्ट बॉन्डिंग शो करते हैं, s और pz के ऑर्बिटल परफेक्ट ओवरलैपिंग शो करते हैं। तो जब बेरिलियम का एक s और pz ओवरलैपिंग जब शो करेंगे तो वो स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। ठीक है, ओके, ये होगा मेरा बेरिलियम का ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो इंटरमिक्सिंग 2 अलग अलग ऑर्बिटल ने, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल था, दोनों ने अपने ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करी। इंटरमिक्सिंग से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गया बेरिलियम का। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने अभी आपको बताया था, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके दूसरे ऑर्बिटल में भेजता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, दे बिकम सेम एनर्जी लेवल। ये सेम एनर्जी लेवल के बन जाते हैं s और p। ठीक है, उसी से बनता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये sp ऑर्बिटल है किसका, बेरिलियम का। अब इसके साथ हमने क्या अटैच करने हैं, इसके साथ हमने 2 फ्लोरीन अटैच करने हैं। और फ्लोरीन को अटैच करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं रब कर रही हूं यहां से। फ्लोरीन को अटैच करने के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। और 7 होने के भी आपको पता है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो पूरे फ्लोरीन की 1s2, 2s2, 2p में 5 है। अंदर वाले सिर्फ हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरी ज्योमेट्री बनाने के लिए, पूरी बॉन्डिंग करने के लिए। आपने एक बेरिलियम का हाइब्रिड तो तैयार कर ही लिया है। अब आप क्या देखेंगे, 2p के अंदर 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल था ऑफ द सेम एनर्जी लेवल, उनके साथ क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा। और इस ओवरलैपिंग से ये मेरा
180 डिग्री का लीनियर मॉलिक्यूल तैयार हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, और इसे एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एग्जांपल बोलेंगे हम। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए ये बेरिलियम का s था, ये बेरिलियम का pz था, इन्होंने ओवरलैपिंग करी, ये हाइब्रिड तैयार हुआ ऑफ द सेम एनर्जी लेवल इन केस ऑफ बेरिलियम। नाउ बेरिलियम रिएक्ट विद द, या जो बेरिलियम के केस में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे वो किसके साथ आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, वो फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल के साथ आपस में दोनों साइड से ओवरलैपिंग करेंगे और एक लीनियर मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका एंगल 180 होगा। ठीक है, now we will discuss about second type of hybridization, that is sp2 hybridized। sp2 hybridization के लिए हमारे पास बेस्ट एग्जांपल रहेगा इस बात को समझाने के लिए BeCl3। तो सबसे पहले हम बोरोन की बात कर रहे हैं। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p में कितना होता है, 2p में 1 होता है। तो हम आउटर ऑर्बिटल और आउटर शेल की ही बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में। तो अभी हमने क्या देखा, बेरिलियम की ये ग्राउंड स्टेट मैंने बनाई है, और जब मैं बेरिलियम की एक्साइटेड स्टेट क्यों बनाई जाएगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं ये ऑर्बिटल, और कब शो करते हैं, जब अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं और दे बिकम सेम एनर्जी लेवल। तो एक s का ऑर्बिटल है और 2 p के ऑर्बिटल के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो s की शेप मैंने आपको बता ही दी है, क्या बनाई जाती है, s की शेप बनाई जाती है z, y और x, px। ठीक है, s और p के अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे इसकी बॉन्डिंग में, एक तो ps है, ठीक है, और एक तो pz है और एक ps जो इसमें px जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इन तीनों की कॉम्बिनेशन से इन तीनों ऑर्बिटल की दे बिकम सेम एनर्जी लेवल आफ्टर इंटरमिक्सिंग विद ईच अदर। ये अपना हाइब्रिड बनाएंगे। उस हाइब्रिड, इन तीनों के हाइब्रिड से हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर तैयार होगा, इन तीनों के हाइब्रिड से हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। 3 ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल हैं ये, 1 2 3, उनसे मेरे पास इस तरह का हाइब्रिड तैयार होगा एक। ठीक है, और एक उसके बाद क्या होगा हमारे पास दूसरा, और उसके बाद हमारे पास ये तीसरा। ये 3 के 3 हमारे इंटरमिक्स होंगे। और अब क्लोरीन में अटैच हो रहा है, और क्लोरीन का p ऑर्बिटल जो है, आप क्लोरीन का लिख के से देख सकते हैं, क्लोरीन का जो 17 एटॉमिक नंबर है उसमें जो लास्ट शेल है वो है 3p, और 3p में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब इसके पास p ऑर्बिटल इसका पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में। सो यस, डेफिनेटली p ऑर्बिटल यहाँ पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में क्लोरीन का। ठीक है, और एंगल बनाएगा 120 डिग्री। इस शेप को बोलते हैं हम ट्रायगोनल प्लेनर। ये बात हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ ली है, बट वेस्पर थ्योरी क्या थी, विदाउट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी कि ज्योमेट्री बनी कैसे। बट वीबीटी के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे लोब जो हैं वो ओवरलैप करते हैं और नई ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। बट वेस्पर थ्योरी में हम सिंपल डिजाइन कर रहे थे मॉलिक्यूल्स को विदाउट एनी ओवरलैप, और हमने कोई भी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट नहीं किया था वेस्पर थ्योरी में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं बेस्ट एग्जांपल दैट इज CH4 का। इसको बताने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों को अब बहुत बार बता दिया है ये एग्जांपल। 1s2 2s2 2p में क्या आ जाता है, 2p में 2 आ जाता है। ग्राउंड स्टेट लिखेंगे जब हम कार्बन की, अभी हमने 2 मिनट पहले भी इसी को बताया, 2, और यहाँ पर इसके पास 2 थे। बट जब हम कार्बन की एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ईच ऑर्बिटल कैरी 1 इलेक्ट्रॉन, और s की शेप आपको पता है स्फेरिकल है। बहुत अच्छे से अभी तक आप जान गए हैं, बार बार बताया जा रहा है कि s की शेप क्या है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर में, और ये जब आपस में इंटरमिक्स होंगे और जब ये अपना हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, हाइब्रिड बनाएंगे, तो ये हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, pxb, pyb और pzb सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि px, py, pz तीनों p के ऑर्बिटल हैं और ये आपस में इंटरमिक्सिंग शो करेंगे, अपना हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस शो करेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी, ये ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से बनेगी, आपको पता होना चाहिए। ये ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से डिजाइन होती है, इस तरीके से।
ठीक है, और ये नेगेटिव 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 है। आपको हर 4 जब आप ऑर्बिटल मिक्स करेंगे तो आप समझ जाना एक ऑर्बिटल मतलब ये रिप्रेजेंट होता है नेगेटिव और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से डिजाइन करेंगे। और जब हाइड्रोजन अटैच होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है और 4 मेरे पास ऐसे ऑर्बिटल है और शेप हाइड्रोजन की क्या रहेगी, स्फेरिकल रहेगी डेफिनेटली। तो 4 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हो जाएंगे। ये जो एंगल होगा 109.5 डिग्री होगा और जो शेप होगी बेटा वो होगी टेट्राहेड्रल। तो ये वीबीटी के थ्योरी, वीबीटी के अकॉर्डिंग कैसे एस का ऑर्बिटल, ये वाला एस का ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग करते हैं और दे बिकम सेम एनर्जी लेवल। और आफ्टर द सेम इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल दे बिकम सेम एनर्जी लेवल एंड फॉर्म ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। और उस हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर फर्दर क्या अटैच हो जाते हैं, मोनोवेलेंट एटम जो भी उस सेंट्रल एटम के साथ अटैच है उसके ऑर्बिटल अटैच हो जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल था तो हाइड्रोजन एटम 4 थे तो 4 s ऑर्बिटल कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाया है, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जाकर क्या हो गए, अटैच हो गए। तो व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन, द कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल यूज, वैलेंस शेल ऑर्बिटल विल यूज एंड द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी jump from one level to another level to become unpaired, because if the electron is unpaired then the hybrid will form, and if the hybrid will form then the complete process of hybridization will take place and geometry will easily form after attaching with the 4 different type of monovalent atoms। ठीक है, तो इतना आपको पता लगा। इसके अलावा अब और क्या बताया जा सकता है आपको, इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर आपको बता सकते हैं जो कार्बन होता है वो इतनी सारी, मान लो सपोज आपको इस तरीके से हजारों कंपाउंड्स की, हजारों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ जाए विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स, सो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए आज हम एक शॉर्ट फॉर्मूला भी सीखेंगे, तो उसको मैं उस टॉपिक को मैं बोल रही हूँ हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 2, क्योंकि वो एक बिल्कुल क्विक वे है टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो अगर सपोज आपके पास है CH4 से ही एग्जांपल लेके शुरू करेंगे हम, तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा एक हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए। सपोज यही क्वेश्चन इतना लेंथी ना करके 5 मार्क्स में अटेम्प्ट ना होकर आपके एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन हाफ मार्क्स में पूछ लिया जाए तो इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी ड्यूरिंग द कम्पिटिटिव एग्जाम जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम इस तरीके से इतने लेंथी वे से हम इस इतने बड़े प्रोसेस को शो करके नहीं दिखा सकते अपने ऑब्जेक्टिव पेपर पे। तो हमने क्या करना है, हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में आपको भी पता है काफी टाइम लिमिट होती है हमारे पास, हमने जो क्वेश्चंस होते हैं फ्यू सेकंड्स में ही सॉल्व करने होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन को सॉल्व करने के लिए हमने एक ट्रिक सीखनी है। तो फॉर्मूला इज हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ इनटू number of valence electron that are present in an atom, central atom, plus monovalent atom that are attached with the central atom, minus cation plus anion if are present in a molecule। ठीक है, तो मस्ट बी रिमेम्बर मैंने क्या बोला है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो एग्जांपल भी ले रही हूं मैं इस बात को समझाने के लिए, CH4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करनी आ जाए तो आप इतना लंबा प्रोसेस ना शो करके क्या करेंगे, इतना लंबा प्रोसेस शो करने की जरूरत नहीं होती हमें। तो हमने क्या करना है, हम क्या लेंगे, हाफ सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, डेफिनेटली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है उसके, 4 प्लस अटैच एटम 4 माइनस कैटायन चार्ज कोई है नहीं तो कैटायन 0 चार्ज, मीथेन के ऊपर कोई अनायन भी नहीं होता, नेगेटिव चार्ज भी नहीं होता तो 0, कितना आया 8/2 तो क्या आया 4। और अब मैं आपको एक ट्रिक याद करा रही हूँ, देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ लिख रही हूँ मैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ लिख रही हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास आ जाती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप याद कर लीजिए। इसके लिए लिखेंगे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। तो ये वैल्यू आपको हाइब्रिडाइजेशन की याद रखनी है। अब जैसे आंसर आ गया 4 मीथेन के केस में, तो हाइब्रिडाइज्ड, ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, इस हाइब्रिडाइज जब ये मीथेन का मॉलिक्यूल बना तो कार्बन ने अपना s यूज किया है और s ऑर्बिटल यूज किया और कार्बन के 3 p ऑर्बिटल यूज किए हैं, अभी आपने देखा भी। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और आपको एक बात और मैं क्लियर कर दूं, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 50% s करेक्टर है, 50% p करेक्टर है।
और सबसे ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर की sp के अंदर होती है। sp2 के अंदर s कैरेक्टर हमारे पास 33% है और p कैरेक्टर हमारे पास 67% है। sp3 के अंदर हमारे पास s कैरेक्टर 25% है और p कैरेक्टर हमारे पास p3 है ना, तो हमारे पास p कैरेक्टर 75% है। तो कई बार इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच आर ओनली फॉर्म बाय द कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड अदर सम फंक्शनल ग्रुप्स। तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा s कैरेक्टर sp के अंदर है आउट ऑफ 100%। तो जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, उतना ज्यादा वो एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। तो अब इसी बात को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स हम और लेते हैं बेटा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया I3 नेगेटिव, इसके अंदर I ही सेंट्रल एटम है और I ही हमारा अटैच एटम है। तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर I ही सेंट्रल एटम है और 2 I डेफिनेटली उस पर अटैच होंगे, क्योंकि I टोटल 3 है हमारे पास। तो आयोडीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है। तो मैंने आपको बताया था जो भी एलिमेंट 17 ग्रुप का हो, अगर आपको उसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रखिए। तो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो 7 प्लस मोनोवेलेंट एटम I, एक सेंट्रल I है और 2 अटैच I हैं, तो 2 माइनस केटायन कुछ नहीं है और अनायन 1 है। तो हमारे पास टोटल हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कितनी निकल के आ रही है, हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आ रही है कितनी 5। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ I3 नेगेटिव। फाइन, ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक सेंट्रल आई था, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमने ले लिए 17 ग्रुप का है आयोडीन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस अटैच एटम कितने होंगे, एक आई सेंटर में है तो 2 आई अटैच होंगे, तो 2 माइनस केटायन कुछ नहीं है और अनायन नेगेटिव चार्ज 1 है तो +1, तो 7 + 2 + 1 कितना हो गया 10। तो हमारे पास 5 और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है बेटा sp3d। और ऐसे केसेस में आपको मैं बता दूं शेप क्या रहती है, ऐसे केसेस में शेप रहती है ट्रायगोनल बाया पिरामिडल। ये शेप मैंने आप लोगों को पहले भी वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन कर दी है। और एंगल रहता है sp3d के अंदर 90 डिग्री और एक एंगल रहता है 120 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, इसके लिए और एग्जांपल ले सकते हैं, अमोनियम आयन का ले सकते हैं। तो आप देखिए हाइब्रिडाइजेशन कैसे सॉल्व करेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली 5 है, प्लस मोनोवेलेंट एटम 4 है, माइनस कैटायनिक चार्ज कितना है 1 है, अनायनिक चार्ज 0 है, तो 9 - 1 8 हो जाएगा, तो 8 कितना आ गया 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी इसकी sp3 रहेगी। और शेप क्या रहेगी, शेप रहेगी ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द फॉर्मूला टू सॉल्व द हाइब्रिडाइजेशन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। हम ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात तब होगी जब सिर्फ कार्बन की ही बात होगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए। दिस इज द टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू द hybridization and the type of hybridization, and this formula we will use for hybridization process. ठीक है, so what is hybridization? Intermixing of different orbital of the central atom and they become after the intermixing different orbital के different energy के orbitals है, और after intermixing of their energy they become a new set of same energy level orbital, and after that they are react with the attached atom, जो उनके साथ एटम अटैच हैं, और फॉर दिस टू बिकम सेम एनर्जी लेवल उनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी वो न्यू फॉर्मेशन और नया कंपाउंड बना पाएंगे। ठीक है, सो आज का टॉपिक था वीबीटी थ्योरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। सो आज के लिए इतना ही। टुमारो वी विल स्टार्ट अवर न्यू कंसेप्ट, सो डू योर वर्क नीट एंड क्लीन वे एंड रेगुलरली।